सीएम योगी आदित्यनाथ आज महागठबंधन पर जमकर हमला बोलन। ऊ कहलन कि आरजेडी या कांग्रेस वाले हिंदू द्रोही बड़न, राम द्रोही बड़न। ऊ कहलन कि गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में आप सुनने होबे। आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर आ गए बाड़न। पप्पू, टप्पू आ अप्पू के नाम पर ई गठबंधन बनल बा। ई बंदरन की 3 जोड़ी बा। अब सीएम योगी के इन आरोपन पर अखिलेश यादव पलटवार कैले बाड़न। अखिलेश यादव का कुछ कहलन, सुनी। एनडीए गिरवी रखना चाहता है बिहार को, गिरवी। और ये घबराए हुए हैं तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से, 2500 महिलाओं को सम्मान देने से, और जो जीविका है उन्हें 30,000 रुपए महीना देने के। ये देश की संस्कृति नहीं है, ये भाईचारा नहीं है। इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताएगी, भाईचारे को जिताएगी। अगर ये चुनाव में मुझे क्या कहा है, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। तो वहाँ तो दो ही है, वहाँ तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चप्पू। से बिहार बचाओ।
बिहार के सोनबरसा में सोमवार के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एनडीए पर जमकर निशाना साधलीन। वो कहलिन कि प्रधानमंत्री को अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए। प्रियंका ई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के नेताओं पर देश अब बिहार के अपमान करे के आरोप लगाए जावे के जवाब में कहले बाड़ीन। प्रियंका गांधी बिहार की एनडीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधलीन। सुनी। जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है। दूसरी बात समझने वाली यह है कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जो हैं यहां आए भी थे मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या बात करते हैं, हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। इनके नेता मंच पे आते हैं, आपकी बात नहीं करते, ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने रोजगार देंगे, ये नहीं बताते हैं कि बिहार में जो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के बड़े बड़े अधिकारी भेजती थी देश में, वो ठप क्यों हो गई? बताते नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है आपका, कि जो ये नौजवान सारे यहाँ खड़े हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सालों ये संघर्ष करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए और पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, कोई घोटाला हो जाता है, कोई पैसे ले रहा है उसमें से। ये नहीं बताते कि क्यों हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं। जो ये बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो आपको सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे आपके सामने। वो ये नहीं कहेंगे कि आपका हिस्सा, आपका हक आपको मिलना चाहिए।
जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कि जो पैसा आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके विकास के लिए दिया जा रहा है, वो पैसा कोई खा रहा है, वो पैसा आपके पास पहुंच नहीं रहा है। ये बातें नहीं कर रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, आपके संघर्ष को कौन पहचान रहा है? कौन पहचान रहा है? खेती में काम करती हो, घर के बाहर अगर जाती हो काम करने के लिए, घर आके भी काम करती हो, सोती नहीं हो जब तक बच्चों ने खाना खा लिया है, जब तक परिवार के सब सदस्यों ने कुछ खा लिया है, कभी कभी खाली पेट सो जाती हो, सुबह सबसे पहले उठती हो, इस समाज का पूरा बोझ तुम उठाती हो, परिवार की परवरिश, बच्चों की परवरिश, परिवार का देखभाल, बड़ों का देखभाल, छोटों का देखभाल, सब आप कर रही हो। कोई पूछने वाला है? किसी ने आपको कुछ दिया? अब चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू, तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। ये वोट जो है ना, ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, ये आपकी शक्ति है, इसको पहचानो। आधी आबादी हो आप, आधी आबादी हो। मन बना लिया ना अपनी शक्ति को एक करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मन बना लो कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके बच्चों का, आपका और आपके परिवारों का भविष्य को देखे और उज्जवल बनाए। आज महंगाई इतनी है कि किसानी खेती से कमा नहीं पा रहे हो। यहां से कितने लोग पलायन करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं? हाथ उठाओ। किसी को बिहार में रोजगार मिल रहा है? मैंने आपके अतीत की बात की कि कैसे आपने संघर्ष करवाया, कैसे आपने इस देश की नींव डाली, लेकिन मैं ये भी बता देती हूं, आज भी इस देश की नींव बनाने वाले आप हैं, आज भी इस देश का निर्माण करने वाले आप हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहां आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अपने परिवारों को छोड़कर एक छोटे से कमरे में किसी बड़े शहर में जहां कोई अपना नहीं है,
वहां 4-5 और युवाओं के साथ आपको रहना पड़ता है, दिन रात संघर्ष करते हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ठीक तरह से आपको वेतन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप करते हो। फिर भी आप अपने परिवारों को सिर्फ त्योहारों के समय जब छुट्टी मिलती है तब मिलते हो, तब घर आ पाते हो। यहाँ खेती करते थे, खेती से कमाई होती थी, आज खेती से कमाई नहीं है। आज खेती करो, धूप में संघर्ष करो, सब कुछ महंगा हो गया है, सारा खेती का सामान महंगा है, उपज का दाम नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खेती करते हो, कुछ मिलता ही नहीं है, कमा नहीं पाते। और उधर जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिससे पहले नौकरियां मिलती थी, जिसमें लोग मरते थे उन नौकरियों के लिए, सब लोग चाहते थे कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए। क्यों? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बताएंगे। क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था, ऐसे लगता था कि अब नौकरी लग गई है, जीवन भर हम ठीक होंगे, हमें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। आज की परिस्थिति क्या है बहनों और भाइयों? आज जितने भी वो बड़े बड़े उद्योग थे, सब मोदी जी ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को दे दिए हैं। यहाँ के हवाई अड्डे, आप देखिए, अभी तो एक ये बात निकली कि उनके जो बड़े मित्र हैं, बड़े उद्योगपति अडानी जी, उनको 1 रुपए पर एकड़ के दाम में बिहार की जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए के दाम में। और अगर आप जाते खरीदने वो जमीन, कितने की बिकती? आपको लोन लेना पड़ता, आपको कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसी जमीन के लिए, जो मुफ्त में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। आप लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है। सच, हम लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये माफ कैसे होते हैं? आप ही के पैसों से, देश की संपत्ति से, देश के बैंकों से। तो यहां असलियत क्या है आज बिहार की? असलियत यह है कि रोजगार नहीं है, संघर्ष ही संघर्ष है। खेती किसानी से कुछ कमाया नहीं जा रहा। जो छोटे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, उनको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि नोटबंदी ले आए थे कुछ सालों पहले, जिससे काफी लोग तबाह भी हो गए। बड़ी मुश्किल से फिर से उठाया उन्होंने अपना बिजनेस। तो ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना महिलाओं के लिए रोजगार है। तो 20 सालों में किया क्या है इन्होंने किया क्या है? आप बताओ। कुछ नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए कहीं और जाएं? क्या सब ये नहीं चाहते कि अपने परिवार के साथ रहें, कि अपने बच्चों को पास रखें, बच्चों की परवरिश में शामिल हों? क्या सब नहीं चाहते कि यहीं पे रोजगार मिले, शिक्षा मिले, यहीं पे भविष्य उज्जवल हो? सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि कहीं दूर दराज जगह जाके अपना जीवन बनाए, अपना भविष्य बनाए। यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं। बाढ़ आती है, जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आती है हर साल, और आपको बहुत दिक्कत होती है। बहुत गरीबी है इस इलाके में। हमारे समय में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, ताकि अगर बाढ़ आती थी, नुकसान होता था, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिल जाता था नुकसान को
रोकने के लिए, ताकि आप कुछ कर सकते हैं उसके साथ। आज कुछ नहीं मिलता है आपको। यहाँ के जो धर्म स्थल हैं उनका कितना विकास हो सकता है, किसी ने किया है 20 सालों में? सहरसा में कोई विकास नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छे अच्छे शिक्षा के संस्थान नहीं है। यहाँ का जो रेलवे ओवरब्रिज है कितने समय से बनना है, अभी तक नहीं बना। तो ये सब आपकी समस्याएं हैं। और अगर जब तक आप एक एक नेता को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप हर नेता को ये नहीं कहोगे कि तुम यहां आकर मुझे वादे करोगे, अगर पूरा नहीं हुआ तो तुमको निकाल देंगे, खदेड़ देंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं सिर्फ भाजपा के नेता के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आज मैं आपके सामने आई हूं। अगर मैं कुछ वादे करके गई और वो वादे पूरे नहीं हुए तो मुझे भी आप कह देना कि अगली बार मत आओ। यहां प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी आते हैं, बोलते हैं मैं कितना दूं बिहार को, कितना पे बताओ, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। पूछिए 20 सालों में क्यों नहीं दिया? पूछिए उनसे, कहिए उनको कि यहां हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम दुकान जाते हैं कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं त्योहार के लिए। त्योहार आता है जी घबराता है कि दिवाली आ रही है, छठ का त्योहार है, मेहमान आएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चा बीमार होगा, दवाई कैसे दिलवाएंगे, घबराहट होती है। समझाओ इनको, क्योंकि अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दलदल में इन्होंने डाल दिया इस देश की जनता को। किस दलदल में खड़े हो आप कि सामने भविष्य नहीं दिख रहा है, रोजगार नहीं दिख रहा है, शिक्षा हो जाती है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़कियां हैं, इंतजार करती रहती हैं कि नियुक्तियां हो जाएंगी, हमने पेपर दिया है, हमने इम्तिहान दिया है, नौकरी के लिए मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको मालूम है यूपी में एक लड़का मिला मुझे, और ऐसे हजारों लड़के होंगे, हजारों होंगे। उसने कहा दीदी मेरी शादी तक नहीं हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैं 28 साल का हो गया हूं, मैंने सारी पढ़ाई लिखाई की है, मैंने पेपर दिया, फिर से दिया, फिर से दिया, और मैं इंतजार करता रहता हूं कि मेरी नियुक्ति हो जाएगी, लिस्ट निकल आएगी, वो लिस्ट ही नहीं निकलती। फिर मैं सोचता हूं कि कहां मैं जाके किसी दूसरी नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा, इसी के लिए इंतजार कर लेता हूं। इतना संघर्ष किया और करते 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 साल निकल गए, लड़का बड़ा हो गया, शादी भी नहीं हो पाई, रोजगार भी नहीं मिला। ऐसा सिर्फ एक जने के साथ नहीं है, तमाम नौजवानों की ये हालत है। तो बदलाव लाना है, और बदलाव आपके हाथों में है। यही तो सुंदरता है हमारे देश के बारे में, हमारा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे संविधान ने आपको वोट दिया, जिससे आप किसी की भी सरकार निकाल सकते हो, आप कोई भी सरकार बदल सकते हो। तो जागोगे कि नहीं? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, जागोगे कि नहीं? बदलनी है अपनी परिस्थिति की नहीं? रोजगार यहां चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हमें चाहिए। बोलो शिक्षा हमें यहां चाहिए। बोलो चाहिए। और अपना मन बनाओ, चुनाव आ रहा है, आने दो सबको मंच पे, देने दो बढ़िया बढ़िया भाषण, सुन लो सबकी बातें, लेकिन उनकी बातों का आकलन करो, अपनी समझदारी, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। क्या किया है उन्होंने 20 सालों में, उसको ठीक तरह से समझो। खास तौर से मेरी बहनें, हमें लगता है कि कोई हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी उनके प्रति कोई एहसान होता है, चलो 10,000 रुपए दे दिए हम वोट डाल देते हैं। नहीं नहीं बहनों, नहीं। जैसे मैंने कहा, जो दे रहे हैं ले लो,
लेकिन अपने आप को मत भूलो, अपने बच्चों को मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलो, अपने समाज को मत भूलो और अपने बिहार को मत भूलो। ये आपकी धरती है, आपकी धरती है। गर्व करो इस पे। इसमें कितनी काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को व्यर्थ किया जा रहा है। अगर आप सबकी काबिलियत, इतने सारे नौजवान जो जाके बाहर काम करते हैं, अगर यहाँ काम करते, अगर यहाँ निर्माण होता, यहाँ के जो उद्योग कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे उनको अगर ठीक से चलाया जाता तो कितना यहाँ पे कितनी प्रगति होती, कितना विकास होता। तो अब मन बना लो, कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है उन्होंने कई चीजें तय की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए क्या क्या हम करेंगे। उसकी सूची मेरे पास यहाँ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, जो युवा यहाँ खड़े हैं बेरोजगार, आप जब परीक्षा देते हो नौकरियों के लिए तो आपकी जो परीक्षा की फीस है उसे हम रद्द करने जा रहे हैं।